नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता झा। खबरों में शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बता दें कि उत्तराखंड में देहरादून हेलीकॉप्टर क्रैश के हादसे पर डीजीसीए का बड़ा एक्शन हुआ है। जांच एक तक एविएशन कंपनी के संचालन पर रोक लगाई गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून हेलीकॉप्टर क्रैश के हादसे पर डीजीसीए का बड़ा एक्शन। जांच तक एविएशन कंपनी के संचालन पर रोक लगाई गई है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर उड़ान भरते समय हादसा हुआ था। हादसे के वक्त हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 6 लोग सवार थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से आ रही है। बता दें कि देहरादून हेलीकॉप्टर क्रैश के हादसे पर डीजीसीए का बड़ा एक्शन हुआ है। जांच तक एविएशन कंपनी के संचालन पर रोक लगाई गई है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर उड़ान भरते समय यह हादसा हुआ था। हादसे के समय हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 6 लोग सवार थे। पिछले कुछ समय में उत्तराखंड 4 धाम यात्रा के दौरान घटी हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़ी बड़ी घटनाओं के बाद डीजीसीए यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने बड़ा एक्शन लिया है। उत्तराखंड में कैस्ट्रेल एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के संचालन को जांच पूरी होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि हाल ही में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर बड़ासू हेलीपैड से उड़ान भरते समय सिरसी में क्रिस्टल एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई थी। हादसे के समय हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 6 लोग सवार थे। हालांकि सभी सुरक्षित हैं। इसके घटना के बाद डीजीसीए की ओर से एक्शन लिया गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की ओर से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया है कि उत्तराखंड में शटल सेवाओं और चार्टर संचालित करने वाले हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों के लिए निगरानी बढ़ाने का आदेश दे दिया गया है। दरअसल 1 महीने के अंदर 4 हेलीकॉप्टर हादसों के लिए मैकेनिकल फेलियर, ऑपरेशनल एरर और मौसम संबंधी चुनौतियों के साथ ही दूसरे फैक्टर्स की पहचान के लिए सुरक्षा जांच शुरू की गई है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के लंगड़े घोड़े वाले बयान के बाद अब यह जुमला उत्तराखंड की सियासत में भी गर्मा गया है। राहुल गांधी के इस बयान ने कांग्रेस को खुद ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। उत्तराखंड में धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधते हुए हरक सिंह रावत को कांग्रेस का लंगड़ा घोड़ा बता डाला। हरीश धामी का यह बयान कांग्रेस की आंतरिक खींचतान और नेतृत्व संकट की खुली किताब बन गया है। इधर बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हमलावर है, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में अब लंगड़े घोड़ों की क्लास चल रही है। जो नेता दौड़ने लायक थे वे पहले ही धामी सरकार के रफ्तार से प्रभावित होकर बीजेपी का हिस्सा बन चुके हैं। भट्ट ने साफ संकेत दिए कि कांग्रेस में जो थोड़ी बहुत जान बाकी है वो अभी जल्द ही बीजेपी की विकास यात्रा में शामिल हो जाएगी। दरअसल यह पूरा घटनाक्रम दर्शाता है कि जब धामी सरकार पूरे दमखम से विकास की दौड़ में आगे बढ़ रही है, तब कांग्रेस खुद अपनी ही नेताओं की वफादारी और चाल पर संदेह कर रही है। अभी आप ही ने तो कहा कि हरक सिंह जी कह रहे हैं कि हरीश रावत के कारण हम हारे। हरक सिंह जैसे ही तो लंगड़े घोड़े हैं। इन घोड़ों ने जब मैदान में दौड़ने की जरूरत थी उसमें लंगड़ापन दिखा के भाजपा में चले गए, और जब वहां डालने के लिए तो फिर कांग्रेस में आ गए। देखिए, हरीश धामी किसी से न डरता न झुकता, सत्यता बोलता है और सत्यता पे रहता है। अगर किसी को लग रहा है कि उत्तराखंड में हरीश रावत के कारण कांग्रेस कमजोर हो रही है तो उसकी गलतफहमी है। वो कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है जो ये बात करता है, क्योंकि आज अगर उत्तराखंड में आप कहीं पे कांग्रेस जिंदा देख रहे हैं तो हरीश रावत के बदौलत है। हरीश रावत पर कांग्रेस जीती हुई है। देखिए, कांग्रेस के अंदर लंगड़े घोड़ों की तलाश प्रारंभ हो गई है। अब हरीश रावत जी बता रहे हैं, कुछ दिन बाद दूसरे जी बताएंगे। बहुत से लंगड़े घोड़े हैं, इसके कारण तो कांग्रेस की हालत है। और जो अच्छे घोड़े थे दौड़ने वाले वो हमारे साथ है। तो हम भी ढूंढ रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर जो खूब दौड़ लगाने वाले घोड़े हैं ऐसे कितने, उनको पार्टी को जोड़ेंगे और पार्टी को मजबूत करें। 2027 भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से जीते, हमारा प्रयास है। नहीं, हमारे रेस के घोड़े जो जहां भी हैं सब भाजपा के साथ जुड़ेंगे।
तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बता दें कि दिव्यांगता कोई सीमा नहीं है, बल्कि एक ऐसा दायरा है जिसे सही सहयोग और संवेदनशीलता के साथ संजोया जा सकता है। देहरादून में प्रोजेक्ट इंक्लूजन के तहत स्थापित नया सेंटर फॉर एक्सीलेंस इसी सोच की एक मजबूत नींव है। यह केंद्र न केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को चिकित्सीय सेवाएं देगा, बल्कि उनके माता पिता को भी दिशा और हौसला प्रदान करेगा। समाज सेवियों और संगठनों की साझेदारी ने समावेशी शिक्षा की दिशा में एक अहम कदम बढ़ाया है। क्या है ये कदम और इससे क्या फायदा होगा, इसी को लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देहरादून में अब एक नई उम्मीद की किरण जागी है, जहां पर शिक्षा की रोशनी अब उन बच्चों तक पहुंच रही है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। शहर में प्रोजेक्ट इंक्लूजन के अंतर्गत सेंटर फॉर एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया, जो कि एक ऐसा केंद्र है जो दिव्यांग और जोखिमग्रस्त बच्चों के समग्र विकास के लिए समर्पित है। इस अवसर पर डोईवाला नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र नेगी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता पुरुषोत्तम डोभाल और रविंद्र बेलवाल को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। ये केंद्र विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को खास सुविधाएं प्रदान करेगा, जैसे निःशुल्क ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी और स्पेशल एजुकेशन जैसी सेवाएं प्रदान करेगा। यहाँ बच्चों का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, काउंसलिंग और देखभालकर्ताओं को प्रशिक्षण भी उपलब्ध होगा। 1960 से हुई थी और हमारे 300 से भी ज़्यादा सेंटर हैं पूरे विश्व में, और हम लोग हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट, इंडियन आर्ट एंड कल्चर और एक शिक्षा में भरपूर काम करते हैं। विकलांग बच्चों के लिए हम ज़्यादा स्पेशल सोच के चल रहे हैं। तो हाँ, हमारा जो प्रोग्राम प्रोजेक्ट इंक्लूजन है, जो कि रूपांतर श्री बिंदु सोसाइटी का सबसे बड़ा इनिशिएटिव है शिक्षा के अंदर, उसके अंतर्गत प्रोजेक्ट इंक्लूजन प्रोग्राम है। वो दिव्यांग बच्चों के लिए काम कर रहा है कि जितने भी न्यूरो डाइवर्सिटी के बच्चे हैं उनके बारे में उसके बारे में हम लोग जागरूकता कर रहे हैं पूरी सोसाइटी में। स्पेशली जो हम जितने भी शिक्षक हैं पूरे देश के अंदर, उनके अंदर उनको जागरूकता भी कर रहे हैं, उनको एम्पावरमेंट भी दे रहे हैं, और वो बच्चों को उनको स्किल दे रहे हैं कि वो उन बच्चों को पहचान भी सके और कक्षा में काम भी कर पाएँ। और इसी के अंतर्गत जो हमारा सेंटर फॉर एक्सीलेंस है, वो ज़मीन पे जो है, वो हमारे सेंटर फॉर एक्सीलेंस पे हम इन बच्चों को पूरी तरह से थेरेपी देते हैं, जैसे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपीज है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है, फिजियोथेरेपी है, स्पेशल एजुकेशन है, इस तरीके की सारी सुविधाएं। आज का दिन मैं कहूँगा ऐतिहासिक है कि ऑर्बिंदो सोसाइटी के जो विभिन्न प्रकल्पों के कार्यक्रम चलते हैं, उसमें जो प्रोजेक्ट समावेशिता इंक्लूजन जो प्रोजेक्ट है, उसके तहत उत्तराखंड में एक केंद्र का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन आज हुआ है और इसकी घोषणा हुई है। और हमें पूरा विश्वास है कि ये एक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा प्रोजेक्ट है, और भारत की जो शिक्षा नीति है NEP 2020, उसके जो भी उसकी सिफारिशें थी, उसको आगे बढ़ाते हुए उसके क्रियान्वयन में ये सेंटर काफी। इस केंद्र के लिए स्थान समाज सेवी राजेश नेथाने की तरफ से दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट इंक्लूजन की समाजवेशी सोच ने उन्हें इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया। 2016 में शुरू हुआ प्रोजेक्ट इंक्लूजन श्री अरबिंदो सोसाइटी की शिक्षा शाखा रूपांतर की पहल है। अब तक देश भर में 3.5 लाख से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनमें से 1.7 लाख शिक्षक मोबाइल ऐप के जरिए भी इस अभियान से जुड़े हैं। गाजियाबाद, मुंबई, तिरुपति और अब देहरादून ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट इंक्लूजन के व्यापक विस्तार की मिसाल है। जल्द ही दिल्ली और चंडीगढ़ में भी ऐसे केंद्र खुलने वाले हैं। ये केंद्र सिर्फ एक भवन नहीं, बल्कि संवेदनशीलता, सेवा और समावेशन का प्रतीक है। यहाँ पर हर बच्चा खास है, हर मुस्कान एक नई कहानी कहती है। देहरादून में खुला ये केंद्र आने वाले समय में हजारों बच्चों और उनके परिवारों के जीवन में बदलाव लाएगा
और यही है असली शिक्षा का रूपांतर। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बार मानसून से पहले ही राजधानी देहरादून में डेंगू ने दस्तक दे दी थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के संयुक्त प्रयासों ने समय रहते खतरे को टाल दिया। डेंगू ने नोडल अधिकारी डॉक्टर चंदन सिंह के मुताबिक बारिश के बाद संक्रमण फैलने की आशंका थी, लेकिन लगातार फॉगिंग, लार्वा सर्वे और छिड़काव से स्थिति नियंत्रण में रही। अब तक 88 डेंगू केस सामने आए, जिनमें से 75 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में न केवल 13 एक्टिव केस है और सभी मरीज निजी अस्पतालों में सामान्य स्थिति में हैं। आशा और डेंगू कार्यकर्ताओं ने अब तक 14,688 घरों का सर्वे किया, जिसमें सिर्फ 56 घरों में लार्वा मिला, जो दर्शाता है कि जागरूकता और सतर्कता ने बड़ी भूमिका निभाई। देहरादून प्रशासन का यह प्रयास एक सकारात्मक उदाहरण है कि यदि समय रहते कदम उठाए जाएं तो महामारी जैसी स्थितियों से बचा जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने घरों और आसपास पानी जमा न होने दें, ताकि डेंगू की जड़ पर वार जारी रहे। तो चलिए आपको देहरादून लिए चलते हैं, जहां पर बीजेपी की प्रेस वार्ता चल रही है, जहां पर सीएम धामी खुद लाइव हैं। में भेंट होती है, कोई दिन ऐसा नहीं होता है और बहुत बार बाइट का भी नहीं होता है, तब भी आप लोग बाइट करवा लेते हो और सहजता से आप सबसे भेंट होती है। लेकिन आज ये विशेष अवसर है, मैं मनबीर जी का धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने यहाँ पर आप सबका यहाँ संयोजन किया है। अध्यक्ष जी का धन्यवाद, कुलदीप जी हमारे पूरे कार्यालय को यहाँ पर सब देखते हैं, और श्री खिलेंद्र चौधरी जी। आज हम राजनीति के उस ऐतिहासिक कालखंड के एक महत्वपूर्ण पड़ाव के पूर्ण होने के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की एक बहुत बड़ी वैश्विक शक्ति बना है। सक्षम, समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ है। आज पूरी दुनिया भारत को आशा भरी निगाहों से देख रही है और पूरी दुनिया का केंद्र बिंदु आज भारत बन गया है। और ये 11 वर्षों का कालखंड आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो चला है, इसको स्वर्ण अक्षरों से अंकित किया जाएगा। इस कालखंड में विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रयास हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने और उनकी सरकार ने रात दिन लगातार इसके लिए प्रयास किया है और ये यात्रा 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जनमानस की आशाओं, आकांक्षाओं को धरातल पर उतारने की यात्रा रही है। देश की आजादी के बाद देश का जनमानस जो सरकारों से उम्मीद करता था, अपेक्षाएं रखता था, आशा रखता था, उसको धरातल पर उतारने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ और उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ हमेशा राष्ट्र प्रथम की भावना को आत्मसात करते हुए राष्ट्र के नवनिर्माण के अनेक मार्ग बढ़ाए हैं, अनेक मार्ग प्रशस्त किए हैं। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये कालखंड न केवल भारत के उज्जवल भविष्य की मजबूत रखने वाला है, बल्कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और इन 11 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा को कुछ बातों में, कुछ पन्नों में समेटना आसान नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर, जहां औपचारिक रूप से आज सब लोग, आप लोग उपस्थित हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से भी अवगत कराना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने देश की राजनीति में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की एक नई परिभाषा, एक नई कार्य संस्कृति स्थापित की है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
अब सरकार का अर्थ बदल गया है। अब सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म की भावना से संचालित होती है, जिसमें जन भागीदारी शासन की आत्मा बन चुकी है। 2014 से पहले का भारत हम सबके स्मरण में होगा, जो बहुत छोटे होंगे आप में से, जिनकी आयु 10 साल के आसपास की होगी, तो 2014 में जो 10 साल के होंगे, अब वो कितने के हो गए? 25 के। तो 10 साल के बालक को बहुत सारी जानकारियां नहीं होती है, तो इसलिए तो हाँ, तो इसमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे हमारे नवयुवक जिन्होंने पहले की सरकारों का बहुत अच्छे प्रकार से विश्लेषण नहीं किया होगा। तो मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं, ये बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है कि उन सालों में क्या होता था। 2014 से पहले घपलों की सरकार, घोटालों की सरकार, भ्रष्टाचार की सरकार, तुष्टिकरण की बातें सामने आती थी, लेकिन अब ये परिभाषा भी बदल गई है। अब विकास है, इनोवेशन, नवाचार है और आविष्कार, इस प्रकार की बातें आज हो रही हैं। पहले सरकारी योजनाओं की जो बात होती थी तो बिचौलिए बीच में आ जाते थे, पैसे खा जाते थे, और अब डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से सीधे अगर 1 रुपया दिल्ली से भेजा जाता है तो सीधे बेनिफिशियरी के अकाउंट में पूरा का पूरा 1 रुपया पहुंचता है। पहले इलाज के लिए सोचना पड़ता था। देश की आजादी के बाद, ये तो बिल्कुल सच है, आप सब भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि कोई सरकार, ऐसी सरकार नहीं आई जिसने कि ये सोचा कि देश के गरीब लोग, जरूरतमंद लोग, जिनके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, वो अगर बीमार पड़ जाएं तो उनके इलाज का क्या होगा। ये पहली मोदी सरकार है जो आयुष्मान भारत योजना लेकर आई है, और गरीबों का इस योजना के माध्यम से आज अस्पतालों में मुफ्त इलाज होता है। पहले हम केवल आयात पर निर्भर रहते थे, इंपोर्ट पर निर्भर रहते थे। आज मेक इन इंडिया ने इसकी ताकत ने एक्सपोर्ट में भी अब हम लीड करने लगे हैं। इसमें भी हम दुनिया के प्रमुख देशों में हमारा नाम आने लगा है। पहले हम दुनिया की अस्थिर अर्थव्यवस्था में आते थे, आज दुनिया की हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित हुए हैं। और ये 11 साल विकास के, विश्वास के और बदलाव के रहे हैं। आज देश का हर नागरिक बदलते हुए भारत को देख रहा है और अनुभव कर रहा है। कांग्रेस के राज में भी अनेक नारे दिए जाते थे, गरीबी हटाओ, लेकिन अब आंकड़े बताते हैं कि मोदी सरकार में पिछले 11 सालों में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छता अभियान, किसान सम्मान निधि, मुफ्त राशन, आयुष्मान भारत योजना, लखपति दीदी योजना, ऐसी अनेक योजनाएं, मैं उनके नाम गिनाऊंगा तो काफी सारी योजनाएं हैं। इन योजनाओं ने जन कल्याणकारी, इन योजनाओं के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों को आज इसका लाभ मिल रहा है। उनके जीवन को उत्थान का अवसर मिल रहा है, जिसका परिणाम है कि आज भारत गरीबी की दर में 5 गुना से अधिक की कमी आई है। ये 11 वर्ष शासन के नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान की पुनर्स्थापना के 11 वर्ष रहे हैं। धारा 370 की समाप्ति हो, 3 तलाक का कानून समाप्त होना हो, उस पर प्रतिबंध लगना हो, सीए, वक्फ संशोधन जैसे विषयों पर साहसिक निर्णय इस कालखंड की पहचान है। आज भारत की विदेश नीति में भी हमारी सांस्कृतिक पहचान और गरिमा, इसकी स्पष्ट झलक दिखाई देती है। ये एक दिव्य संयोग है कि विकसित भारत के अमृतकाल के 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं, और जब दुनिया में हमारी सेना के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर का भी डंका बज रहा है, और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तानी आतंकी अड्डे हों, 100 आतंकवादियों से अधिक को मौत के घाट उतारना, उनका सफाया करना हो, या एयरबेस को निशाना बनाकर, यह अब स्पष्ट कर दिया पूरी दुनिया को कि भारत अब सिर्फ
शांति की बात नहीं करता, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर घर में घुसकर आतंक का सफाया भी करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया कि आतंकवाद, खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बह सकते, एक साथ नहीं चल सकते, यानी कि खून और पानी का प्रभाव एक साथ नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि भारत की धरती पर कोई आतंकी हमला होगा तो अब उसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। ये संदेश न केवल पाकिस्तान को था, बल्कि पूरे विश्व को कि अब नया भारत अपनी संप्रभुता से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेगा। आज भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल, जिसने पाकिस्तान में तबाही मचा दी, आकाश मिसाइल, तेजस, INS विक्रांत, प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर जैसे स्वदेशी हथियारों के साथ भारत आज एक आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति बनकर भी उभरा है। और भारत के हथियारों की गूंज आज पूरी दुनिया के अंदर गूंज रही है, डंका बजा रही है। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी और कूटनीतिक नेतृत्व का परिणाम है कि भारत न केवल रक्षा उपकरण बना रहा है, बल्कि आज भारत दुनिया को रक्षा की उपकरणों का निर्यात भी कर रहा है। आज भारत का रक्षा निर्यात 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ तक पहुंच गया है, जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की असल तस्वीर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग को भी धरातल पर उतारते हुए भारत की जो वैश्विक स्तर पर 142 से सुधरकर वैश्विक रैंकिंग 142 से सुधरकर 63 पर पहुंची है। मध्यम वर्ग को राहत देना भाजपा सरकार की प्राथमिकता रही है। इसका प्रमाण है कि नई कर व्यवस्था में जो अभी सामान्य बजट हमारा प्रस्तुत हुआ था, उसमें 12.75 लाख रुपए तक की आय को टैक्स में छूट दी गई है। मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को, विकास को एक नई रफ्तार दी है। चाहे अभी कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री जी के द्वारा लोकार्पित चिनाब ब्रिज हो, महाराष्ट्र की बधावन पोर्ट परियोजना हो, रामेश्वरम में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट पवन पुल हो, या देश भर में आज एक्सप्रेस वे बन रहे, हाईवे बन रहे, एलिवेटेड रोड बन रहे हैं, जिसका एक उदाहरण हमारे सामने है। यहाँ पर जो दिल्ली से देहरादून एलिवेटेड रोड, जिसका कार्य अंतिम चरण में है, चाहे हमारे ऑल वेदर रोडें हों या भारत माला श्रृंखला की रोडें हों, एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ना हो, या हमारे अनेक लिफ्ट परियोजनाएं हों, ये सभी भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नया आयाम दे रहे हैं। आज मोदी सरकार में 99% गांव सड़क कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं और देश में प्रतिदिन 34 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हो रहा है। और इन 11 वर्षों में रेलवे बजट 9 गुना तक बढ़ाया गया है। 136 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, 103 अमृत भारत स्टेशन पुनर्निर्मित किए गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हवाई सफर देश के आम नागरिक के लिए किफायती बनना है। इसके लिए उड़ान योजना के तहत जहां एक और हवाई अड्डों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, वहीं आम आदमी के लिए हवाई सफर सस्ता हुआ है। हमारे राज्य में भी आज अनेक हेली सेवाएं भी इन स्कीमों में चल रही हैं। कुछ स्कीमें केंद्र की हैं, कुछ राज्य की हैं। हमारे यहीं देहरादून से आज पूरी दुनिया के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए आज लगभग 60 के लगभग प्रमुख शहरों के लिए यहाँ से उड़ानें भरी जा रही हैं। हेली सेवाएं हम राज्य के प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक डेस्टिनेशन पर चलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उसमें से अभी काफी सारे स्थानों पर हेली सेवा हमारी प्रारंभ हो चुकी है। यही नहीं, आज मातृशक्ति के कल्याण की दिशा में भी अनेक कार्य किए जा रहे हैं। भूतो न भविष्य की, चाहे वो नारी शक्ति बंधन विधेयक लोकसभा में पास करना हो, लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को 33% का आरक्षण मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। 3 तलाक खत्म किया गया है। लखपति दीदी, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व बंधन योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की दिशा में नारी को नारायणी मानकर काम किया जा रहा है।
यही नहीं, आज देश में एम्स की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। 8 नए IIM, 7 नए IIT, 490 नई यूनिवर्सिटी स्थापित की गई। युवाओं में कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 16 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग मिली है। आज स्टार्टअप इंडिया ने भारत को दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया है। 1.6 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स ने 17.6 लाख से अधिक नौकरियां भी सर्जित की हैं। इतना रोजगार भी सर्जित हुआ है। आज भारत में विकास के इतने कार्य किए जा रहे हैं कि मैं यहाँ पर गिनाने लगूं तो सच में सुबह से। तो आप सीएम धामी को सुन रहे थे देहरादून से, जो कि बीजेपी के 11 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिनों तक लगातार चलेगी, जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है। और इस दौरान सीएम धामी ने जो 2014 के बाद से बीजेपी सरकार में, यानी कि मोदी सरकार में जो भी विकास हुआ है, इसको लेकर पूरी जानकारी दी। फिलहाल के लिए अपना उत्तराखंड में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए इसी तरह देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।